Hello guys, welcome to Endeavour Immigration. In this video, I'm going to talk about steps for applying Australian PR from India or overseas. अगर आप भी इंडिया या किसी भी ओवरसीज़ कंट्री से घर बैठे ऑफशोर अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको जो है टोटल प्रोसेस बताऊंगा और स्टेप्स बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन पीआर के जो है क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जहां आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने का वो होता है एलिजिबिलिटी चेक। तो आपको जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो किसी स्टेट या फेडरल की लिस्ट में है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसके नॉर्मली जो है पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन में यानी कि स्किल्ड माइग्रेशन में 3 तरह की सब क्लासेस वाले वीज़ा होते हैं। सबसे पहले वीज़ा होता है सब क्लास 189, देन सब क्लास 190 एंड देन होता है सब क्लास 491। जो सब क्लास 189 होता है वो फेडरल से जो है आपको गवर्नमेंट से इनविटेशन आता है उसका वीज़ा अप्लाई करने का, वो एक परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा होता है। उसके बाद आ जाता है सब क्लास 190। सब क्लास 190 भी जो है वो एक परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है और आपको जो है स्टेट या टेरिटरीज की तरफ से जो है इनविटेशन आता है पीआर अप्लाई करने के लिए। उसमें जिस भी स्टेट या टेरिटरी में आपके ऑक्यूपेशन की या आपके प्रोफेशन की जो ज़रूरत होती है तो वो स्टेट्स या टेरिटरीज जो है आपको इनवाइट करते हैं टू अप्लाई परमानेंट रेजिडेंसी फॉर देयर स्टेट। इसके बाद आ जाता है सब क्लास 491। सब क्लास 491 जो होता है वो जो है एक रीजनल वीज़ा होता है, यानी कि आपको अपने पीआर के फर्स्ट 3 ईयर्स में जो है रीजनल एरियाज में रहना होता है। यानी कि ये एक प्रोविजनल पीआर वीज़ा होता है। जब आप 3 साल किसी रीजनल एरिया में रह के अपनी कंडीशंस को मीट कर लेते हैं तो आपको जो है परमानेंट रेजिडेंसी वाला वीज़ा मिल जाता है। इसमें जो स्टेट या टेरिटरीज हैं वो आपको नॉमिनेट करती हैं टू अप्लाई स्किल्ड रीजनल वीज़ा सब क्लास 491 अगर उनके पास जो है वो ऑक्यूपेशन या आपके प्रोफेशन की ज़रूरत है। तो जो इसका दूसरा स्टेप होता है वो होता है स्किल असेसमेंट का। तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, चाहे आप कोई मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप कोई आईटी प्रोफेशनल हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्रामर हो या जो भी आप इंजीनियर हो, तो आपका जो ऑक्यूपेशन है कौन कौन सी स्किल लिस्ट में है। उसके बाद जो है आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है। तो स्किल असेसमेंट में जो है स्किल असेसमेंट बॉडीज़ आपकी एजुकेशन एंड आपके वर्क यानी कि वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और वो मैच करती हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के उनके लेवल के बराबर है, और उसके अलावा आपके वर्क एक्सपीरियंस को भी चेक करती है। तो ये जो सारा कुछ है वहाँ की असेसिंग बॉडीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर ऑक्यूपेशन के लिए जो है डिफरेंट असेसिंग बॉडी है। यूजली जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन हैं वो वेट असेस के अंदर आते हैं। वेट असेस में टोटल 360 प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन आते हैं। उसमें मैनेजर्स भी आ जाते हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी आ जाते हैं, प्राइवेट ट्यूटर्स भी आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल भी जो हैं वेट असेस में जो है अपने ऑक्यूपेशन में जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन आ जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गए या उसके अलावा मैनेजर्स हो गए, मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो गए, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट हो गए, उसके अलावा एम्बुलेंस ऑफिसर्स हो गए, उसके अलावा कोई बैंकर्स हो गए, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में अपनी ला सकते हो। वेट असेस में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन आते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने जो अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है वो किस असेसिंग बॉडी से करवानी है, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो किस असेसिंग बॉडी के अंदर आता है। जैसे कि दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी जो आईटी एंड डेटा साइंस के ऑक्यूपेशंस है उनकी स्किल असेसमेंट करती है। दैन इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया जो इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशन की स्किल असेसमेंट करती है। दैन सीपीए, आईपीए और सीए, एएनजी यानी होती हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ऑक्यूपेशन की जो है स्किल असेसमेंट करते हैं। दैन एआईटीएसएल है जो टीचिंग ऑक्यूपेशन की जो है स्किल असेसमेंट करती है। तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है, तो उसी असेसिंग बॉडी से जो है आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है। और हर स्किल असेसमेंट बॉडी की अपनी जो है स्किल असेसमेंट की फ़ीस होती है। कुछ स्किल असेसमेंट बॉडीज़ जो हैं आपकी जो है खाली एजुकेशन और जो आपके वर्क एक्सपीरियंस दोनों की फ़ीस लेती हैं। कुछ जो असेसिंग बॉडीज़ हैं वो आपके एजुकेशन की स्किल असेसमेंट की अलग से फ़ीस लेती है और आपके वर्क एक्सपीरियंस की जो है अलग से फ़ीस लेती है। यूजुअली अगर आप मान के चलो तो मोस्टली जो एजुकेशन स्किल असेसमेंट बॉडीज़ हैं उनका $1000 से लेके $1500 तक का आपका जो है खर्चा आ जाता है, नियरली 60,000 से 90,000 तक का टू गेट योर स्किल असेसमेंट डन। तो उसके बाद ही जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेने होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो 6 ईच या 50 ईच है टू लॉज योर EOI। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके 50 ईच या 6 ईच आ जाते हैं तो आपको इनविटेशन आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन के काट ऑफ पे। तो ऑक्यूपेशन का जो काट ऑफ है मिनिमम 65 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन जिसके पास भी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको पहले जो है इनविटेशन आता है। अगर आपके 70 पॉइंट्स हैं और किसी दूसरे एप्लीकेंट के 80 पॉइंट्स हैं तो पहले 80 पॉइंट्स वालों को इनविटेशन आएगा टू अप्लाई वीज़ा। उसके बाद जब 80 वाले और 75 वाले उन आपके ऑक्यूपेशन वाले उनके स्किल्स सेलेक्ट सिस्टम में ख़त्म हो जाएंगे तो ही जो है 65 वालों को इनविटेशन आता है। तो देन नेक्स्ट जो होता है इसका स्टेप वो होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। उसमें आपको रजिस्टर करना होता है। आपको मल्टीपल स्टेट्स के लिए अपनी EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना होता है। कुछ स्टेट्स में जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी देना होता है, यानी कि अपनी ROI भी डालनी होती है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो इनविटेशन का प्रोसेस होता है। आपको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट या टेरिटरी की तरफ से जो है नॉमिनेशन या इनविटेशन आ जाता है टू अप्लाई योर वीज़ा। जब आपका नॉमिनेशन और इनविटेशन आ जाता है उसके बाद ही जो है आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होते हैं। तो गाइस जब तक आपको जो है इनविटेशन नहीं आ जाता किसी भी स्टेट या टेरिटरी से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपकी जो है कोई भी वीज़ा फ़ीस नहीं लगती। सिर्फ आपकी जो है स्किल असेसमेंट की फ़ीस ही लगती है, जो मैंने आपको बताया कि 60,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन असेसिंग बॉडी की आपकी जो है असेसिंग बॉडी कौन सी है। वेट असेस है या ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है या इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया या CPA है या AITSL है। तो जो भी असेसिंग बॉडी है उसके हिसाब से आप लेके चल सकते हो कि आपकी 1 लाख रुपए तक की जो है असेसमेंट की फ़ीस लग जाती है। लेकिन आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस तब तक नहीं लगती है जब तक आपको जो है इनविटेशन नहीं आ जाता। और जब आपको इनविटेशन आ जाता है तब आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी होती है। और वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट के टाइम पे ही जो है आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस देनी होती है। तो जो प्राइमरी एप्लीकेंट की जो वीज़ा फ़ीस है वो अराउंड 4,800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, यानी कि 2.5 से 3 लाख के बीच में जो है प्राइमरी एप्लीकेंट की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है। इसमें आप अपने पार्टनर और बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना सेकेंडरी एप्लीकेंट यानी कि अपने पार्टनर को या स्पाउस को ऐड करते हैं तो उसकी जो है आधी फ़ीस लगती है, यानी कि आपको $2400 के करीब उनकी फ़ीस देनी होती है। और उसके अलावा जो भी 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनकी जो है 25% फ़ीस लगती है, यानी कि अगर आपका एक बच्चा है तो आपको $1200 जो है अपने बच्चे की एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होती है टू इमिग्रेशन वाइल अप्लाइंग योर स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा। तो चाहे आप सब क्लास 189 अप्लाई करते हैं, चाहे सब क्लास 190 करते हैं, चाहे सब क्लास 491 करते हैं, किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो आपकी फ़ीस है वो सेम रहती है। तो देन जो लास्ट स्टेप होता है वो वीज़ा डिसीजन का होता है। तो वीज़ा डिसीजन के टाइम पे जो वीज़ा ऑफिसर है आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है और आपने जो अपनी EOI में पॉइंट्स क्लेम किए हुए हैं, यानी कि 70 किए हैं, 80 किए हैं, वो उनको मैच करता है और आपके वर्क एक्सपीरियंस के और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट चेक करता है और आपकी जो है स्किल असेसमेंट चेक करता है, क्योंकि आपकी स्किल असेसमेंट पे भी ये चीज़ें लिखी होती हैं कि आप कितने साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस क्लेम कर सकते हैं या कितने पॉइंट्स जो है क्लेम कर सकते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही जो है आपको वीज़ा ग्रांट करता है। तो गाइस दिस इज़ द प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया PR। तो उसमें मैंने आपको सारा ही प्रोसेस बता दिया कि सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करके अपनी स्किल असेसमेंट जो है वो करवानी होती है। तो जो सबसे मेन स्टेप इसका है वो स्किल असेसमेंट का ही है कि जब आपकी स्किल असेसमेंट होती है तो ही आपकी जो है एलिजिबिलिटी बनती है टू लॉज योर EOI। तो EOI के टाइम पे ही डिपेंड करता है कि आपको जो इनविटेशन है वो 65 पॉइंट्स पे आएगा या 85 पॉइंट्स पे आएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन पे कि आपकी ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी लिस्ट में है या नॉन प्रायोरिटी लिस्ट में है, जनरल ऑक्यूपेशन है। तो दिस इज़ द फुल प्रोसेस टू अप्लाई ऑस्ट्रेलिया PR। अगर आपको भी अपना ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से शुरू करना है तो आप हमें जो है दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।